बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। मुल्क के हालात आपके सामने हैं, जहां मईशत कमजोर है, उसके नतीजे में आपने देखा आज वफाकी वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये ऐलानात किए गए कि किस तरह के ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की एक नई लहर आई। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मुतअद्दिद इजलास हुए। एक इजलास जो कि जारी रहा बड़ा लंबा अरसे से और तकरीबन 2 नशिस्तें उसकी हुई और प्राइम मिनिस्टर ने उसके बाद एक ट्वीट भी की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उसमें फरमाते हैं कि बहुत लंबी बहस हुई, 2 चीजों के ऊपर कंसेंसस हुआ है। एक ये या फैसले लिए गए हैं कि एक तो जीरो टॉलरेंस है टुवर्ड्स टेररिज्म। इससे सवाल ये पैदा होता है कि ये पॉलिसी तो हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान की बहुत पहले से है, तो उसमें फर्क क्या है? क्या नए स्केल से कोई मिलिट्री ऑपरेशन, फौजी ऑपरेशन पाकिस्तान की फौज करने जा रही है और हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक फुटप्रिंट आप कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर अब दोबारा मौजूद है। ये हमारे वजीर दिफा कह रहे हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए अब इस्तेमाल हो रही है, तो इसका सदेबाब किया जाएगा। तो रिस्पांस क्या होगा? क्या टारगेटेड ऑपरेशंस है या फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस है, जिस तरह के पाकिस्तान में पहले भी बहुत कामयाबी से किए गए? पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक फैक्टर यह है कि एक बड़ी बिटर डिवीजन है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक खालिस्तन कानून से है, अदालती मामलात है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन का मामला है, उसके मामलात को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये तौहीने इलेक्शन कमीशन का मामला है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया है कि अब वो मामला आगे चल सकता है। जहां सवाल ये पैदा होता है कि इस मुकदमे के अलावा इमरान खान साहब के खिलाफ और कौन से ऐसे मुकदमात हैं जिनके अंदर उनको किसी ना किसी तरह सजा हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो क्या वो महज आइन और कानून के मुताबिक होगी या इमरान खान साहब के बयानिया को तकवीत मिलेगी जिसमें वो ये कहते हैं कि मुझे जो सियासी इंतकाम है उसका निशाना बनाया जा रहा है। ये तमाम मामला डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब। दिफाई तज्ज़िया प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम उनसे रहनुमाई लेंगे इस मामले के ऊपर, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका। और जनाब शोएब शाहीन साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, कानूनी मामलात के ऊपर हमारी हमेशा रहनुमाई करते हैं, और कुछ मामलात क्योंकि सियासी मामलात भी अब कानूनी शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनका जो इसके ऊपर टेक है वो भी लिया जाए, बहुत आम होगा। जनाब हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मुल्क के मुमताज तज्जिया निगार हैं, सहाफी हैं, और उनका बड़ा बेलाग तबसरा होता है। मैं चाहूंगा न्याजी साहब से भी रहनुमाई ली जाए सियासी मामलात के ऊपर। ब्रिगेडियर साहब, ये बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है, या अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर यह फैसला किया जाता है कि जीरो टॉलरेंस होगी। सवाल यह है कि ये जीरो टॉलरेंस तो बहुत पहले से है और बड़े फुल स्केल ऑपरेशंस भी हुए, मुतअद्दिद दफा हमने आपसे भी इसके ऊपर डिस्कशन की। फर्क क्या है अब ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ कि जीरो टॉलरेंस तो हमारी पहले भी है? नहीं मुनीब, इसमें एक बात यह कि मेरे ख्याल में 5-6 महीने तक अगर आपको याद हो एक इनसे मुज़ाकरात चल रहे थे, वो भी एक्चुअली अफगान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बहुत कहा था जी कि एक दफ़ा बैठे हम आप मुज़ाकरात करते हैं, वी विल बी गारंटर्स। और हमने पहले ही एक अफगान तालिबान ने यह कहा हम अपनी सरजमीन किसी को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो ये उनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसका पूरा करें। बट देन एक बात हमें रियलाइज़ करनी चाहिए कि चाहे वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और TTP पाकिस्तान, दोनों के नज़रिया जो है ना, आइडियोलॉजी वो एक ही है। इशू ये इसलिए अफगान तालिबान उनको फुल तरीके से पुश नहीं कर रहे हैं। सेकंड ये है कि उनकी इस वक्त उसके बाद जब एक फिर सीज फायर हो गई, सीज फायर में ये फैसला हुआ कि जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हम तो ना वो एक्शन करेंगे ना हम करेंगे, उसकी वजह से खामोशी। उसमें आई थिंक दे गॉट एडवांटेज, उन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लिया। नंबर 2 कि उसके बाद अगर आपने अमेरिकन को देखा हो तो वो कितना वेपन एमुनिशन अनअटेंडेड छोड़ के अफगानिस्तान में चले गए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हुकूमत के सपोर्ट करते ताकि वो अकाउंट फॉर होता। वो तमाम दहशतगर्द तंजीम है जिसमें ISS भी है, अलकायदा भी है, फिर उसके बाद ये TTP एंड देन वो आपके इस्लामिक तुर्किस्तान जो इस्लामिक मूवमेंट है वो भी है ना। ये हो गया। अब मकसद ये है कि अफगानिस्तान को आपने स्टेबल नहीं होने देना।
अगर अफगानिस्तान कैसे स्टेबल होगा तो अफगानिस्तान में अमन होगा, उनकी रेट कायम होगी, तो वो फिर बाकी तंजीमों को कंट्रोल करेंगे ना। उन्होंने पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई, जो कि उनको बहुत समझाया गया, उनके पैसे फ्रीज कर दिए गए, जो उनके पैसे थे $9 बिलियन। सो दे डोंट हैव अ रिट इन देयर अफगान गवर्नमेंट। जब रिट नहीं होगी तो इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली अगर फिर भी कोशिश करें तो हम किस हद तक कर लेते, वो भी नहीं करें, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी एक है। तो ये टाइम उन्होंने जो है ना इसका फायदा उठाया, और उन्होंने ये वेपन भी ले लिए, उठा लिए वहां से, और फिर दोबारा लिए, और फिर उन्होंने जब उनकी डिमांड भी ऐसी थी जो कोई भी हुकूमत नहीं मान सकती, मानते अच्छा तो वो गणेश साहब, एक इसमें कमजोर इशू हो है, जाती है। मैं सेकंड ये चाहूंगा कि अगर इस ऐसे पर मौके रहनुमाई पे कीजिए। एक ये इशू है जिस पर रहनुमाई आपकी चाहिए। देखिए, रिट कायम ना कर सकना किसी हुकूमत का या अफगान तालिबान का, जब वहां पर दोबारा अफगान तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत आई तो यहाँ हमने पाकिस्तान के अंदर बड़ा सेलिब्रेट किया कि जी शक्ल्स ऑफ स्लेवरी हमने तोड़ दी है, और साबिक वजीर आजम ने भी इस हवाले से कहा। लेकिन सवाल यह है, रिट कायम ना कर पाना एक और बात है, लेकिन खुद किसी एक दहशतगर्द तंजीम को, जो कि आपके हमसाये ममालिक पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस रही है, उसको पेट्रनाइज करना, उसे सेफ हेवन प्रोवाइड करना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो अफगान तालिबान का जो रोल है आपके नजदीक वो क्या है? कि वो इनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को काबू में कर सके, या वो समहाउ उनके साथ वो सलूक रवा ही नहीं रख रहे, या उनको कंटेन कर ही नहीं रहे जो कि उन्हें करना चाहिए था? बिल्कुल उनकी आइडियोलॉजी एक है, वो उनको बहुत ज्यादा पुश नहीं कर रहे, और आई वुड से कि वो उनके साथ हैं। मे बी दे डोंट वांट कि वो यहाँ ऑपरेट करें, लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो उसको नहीं कर सकते। और इसके लिए बात ये होती है कि फिर हम उलमा भेजते रहे हैं, इधर से कभी जा रहे हैं, हमारे उलमा जा रहे हैं, जरगा जा रहा है। यू डोंट डील द गवर्नमेंट लाइक दैट। आपको ऑफिशियल टीम भेजें, चाहे वो इट शुड बी हो, उसके ऊपर गवर्नमेंट भी हो और मिलिट्री के एलिमेंट्स भी हो, और वो जाएं और वो मुज़ाकरात क्लियर करें। 2-3 बात स्ट्रीट करनी है जी। आपने कमिटमेंट की थी कि आपकी सरजमीन संभालनी होगी, इट इज बीइंग यूज्ड। आपके ट्रुप्स हमारे एरिया में फायर करते हैं, आपके एरिया से आप उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर यू, दे उनको भी हमें बताना चाहिए कि जी ये हमने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। इवन यूएसए को नाराज किया हमने, इतनी ज्यादा आपकी सपोर्ट की, और फिर आपके लिए एम्बेसडर का काम किया जब आपकी हुकूमत ये नई आई है तालिबान की। बट व्हाट आर यू डूइंग फॉर अस? हम आपसे एक बात करें, अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने। मीन या तो अफगान तालिबान टीटीपी को पुश करें इस साइड पे, एंड वी आर केपेबल ऑफ सॉर्टिंग देम आउट, या फिर हम जहां जाएंगे ठिकाने वहां भी जाएंगे। और तीसरा, मैं अमेरिकन से बात करनी नेटो से कि आप इतना वेपन हमने छोड़ गए, सब कुछ छोड़ गए, सो नाउ वहां पर उनको आप उनके पैसे तो रिलीज करें, उनकी गवर्नमेंट उनकी कैपेसिटी तो बढ़ाएं, कैपेसिटी भी नहीं है। तो ये सारी चीजें, और साथ हमने उनको बिल्कुल सेटल होने की, मेरे नॉलेज में नहीं है बट आई डोंट नो कि ये केपी की गवर्नमेंट को ज्यादा दी कि नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं देनी चाहिए थी, जब तक, आई रिपीट, जब तक हमारा उनसे प्रॉपर मुआहदा ना होता। देखें, मुआहदा डिस्कशन, उनसे बैठ के मुज़ाकरात कोई हाल नहीं। अमेरिकन ने भी तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए हैं दोहा में, पाकिस्तान ने असिस्ट किया है, लेकिन ऑन आवर टर्म, बिकॉज वी थॉट हम इस वक्त स्ट्रांग हैं, इसलिए कि उधर से तालिबान आए थे, उन्होंने कहा हम इस सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आप तहरीक तालिबान परेशान थे, हमने इधर से हम पे पुश किया हुआ, तो दे ऑल्सो सेट डाउन फॉर मुज़ाकरात। लेकिन उनकी कंडीशन ही आती थी कि जी वो आप फाटा में दोबारा, फाटा को वो उसी तरह दोबारा कर दें, ट्राइबल एरिया कर दें, उसके बाद हम शरिया ले आए, हम अपने सारे लोगों को छोड़ दें। तो ये तो चीजें पाकिस्तान की हुकूमत नहीं मान सकती। कैसे आप एपीज के लोगों को, शहीद के नहीं, हाइंडसाइट से नहीं हुआ, लेकिन ना आपको हाइंडसाइट से क्या लगता है कि क्या, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियां हुई है ना, कि एक गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, वो भी गई, तब्दील हुई, एक नई गवर्नमेंट आई, जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है उसमें भी बहुत बड़े स्केल पर तब्दीली आई है। तो क्या जो एक वो मुज़ाकरात का सिलसिला चला था, क्या आप वो भी समझते हैं कि कंट्रीब्यूट किया उसने इस मसले के अंदर, और शायद वो नहीं करना चाहिए था, मुज़ाकरात वाला मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम थी, है, और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उनका काम यही है दहशतगर्दी करना, वो आगे भी करते रहेंगे। तो क्या उनसे नेगोशिएट करना, मामलात तय करने की कोशिश करना एक दुरुस्त लाए अमल था या गलत था आपके नजदीक में? देखें, जब शुरू में था तो उस वक्त आई थॉट के एक कोई हरज नहीं है, इसलिए कि अगर हल होता है वो हमारी टर्म्स पे, मीन वो हथियार डालते हैं, पाकिस्तान के आइन और कानून को एक्सेप्ट करते हैं,
वो अपने, फिर हमने और उनके तमाम जो इन्वॉल्व थे जो APCS के, उनको हम माफ नहीं कर रहे थे, उनको कहा था हम इनको भी सजाएं देंगे, तो फिर हमारी टर्म से अगर हथियार डाल के आते तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जिस स्टेज पे बात हुआ, इमीडिएटली हमें खत्म करके हमें अपनी बॉर्डर सिक्योर करने थे। और साथ नंबर 1 जो ये हुकूमत आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है नई हुकूमत में और KPK में, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आपस में हम आंगी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, ऐसे मौके पर तहसील करने में जरूर इसका फायदा उठाती है। ठीक। अच्छा, मैं जरा किरमानी साहब, एक फैक्टर है कि सियासी जो साइड है उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है। अब ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया, उससे भी एक बड़ा अजीब इंप्रेशन जाता है। और अभी ब्रिगेडियर साहब ने पॉइंट आउट किया कि वो आपकी वो एक कोहेजन से काम नहीं कर रहे, और उसमें वो कोई ऐसा नहीं लग रहा कि ठीक है वो एक वर्किंग रिलेशनशिप है, कम से कम वो तो वफाक और एक सूबे का होना चाहिए। और उस सूबे के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है, और अगर कोई क्लीनिंग ऑपरेशन या कोमिंग ऑपरेशन भी होते हैं तो जाहिर बात है वहां पर ही, और जो मर्जर हुआ है फाटा का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहां पर ये क्लीन अप ऑपरेशंस भी ज्यादातर किए जाएंगे। क्या वफाकी हुकूमत अपना काम दुरुस्त तरीके से कर रही है? क्योंकि चीफ मिनिस्टर को ना बुलाना, ना मदऊ करना, चले वो खुद ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन ये बात सामने आना कि उनको बुलाया ही नहीं गया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में, ये तो बड़ी अलार्मिंग बात है। शुक्रिया मुनीब साहब। गुजारिश ये है कि जब नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में आपको याद होगा एक बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ APS का, तो उसके बाद फिर ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब किया गया शुरू, और वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में पाक फ़ौज ने उसको शुरू किया। उसके बाद रद्दुल फसाद शुरू हुआ। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि जब अमेरिकन्स वहाँ से निकल गए थे, उसके बाद जो तालिबान ने हमें अंडरस्टैंडिंग दी और ये वादा किया कि भाई अब हमारे अक्रॉस द बॉर्डर किसी किस्म की कोई टेररिज्म नहीं होगा, तो हमने उनकी बात पे यकीन कर लिया। लेकिन बदकिस्मती से वो अपने वादे का पास नहीं रख सके, या जैसे यहाँ एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि उनकी कैपेसिटी नहीं है, कंट्रोल नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें एक और फैक्टर भी है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है, और एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है जिसका नाम है इंडिया, जिसने कभी भी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया, चाहे वो अफगान बॉर्डर वाली साइड हो, चाहे बलोचिस्तान हो, चाहे आपका कोई भी हो। एक इंडिया है जो एक प्रॉक्सी वॉर जिसने पाकिस्तान पर डिक्लेयर की हुई है। नाउ कमिंग बैक टू सर योर अदर बेसिक क्वेश्चन, देखिए उसी दौर में एपेक्स कमेटियाँ बनी थी जो चारों सूबों में भी बनी थी, प्रोविंशियल एपेक्स कमेटीज़, और जो वो 21 पॉइंट एजेंडा था जिसके तहत ये सारे ऑपरेशन शुरू हुए थे, तो उसमें वो एपेक्स कमेटियां जो हैं उनकी जिम्मेदारी है। और जब ये पहला वाक़या हुआ KPK में, तो वो एपेक्स कमेटी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दायरे इख्तियार में आती हैं, जिसका हेड जो होता है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस होता है, उन्होंने उसके लिए क्या खातिर खा कदम उठाए। बदकिस्मती यहाँ ये हुई है इस मुल्क में कि यहाँ जब से एक आइनी तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत को तब्दील किया गया, आप देखिए कि वो एक भरपूर और तवाना आवाज़ उठाते हैं तालिबान के हक में। और वो तो यहाँ तक एक दफ़ा चले गए, इस हद तक चले गए कि जी उनका बस चले तो वो कहते थे कि यहाँ पेशावर में उनका दफ्तर खुलना चाहिए। अब आप खुद बताइए कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है, दोबारा अफरीत ये सर उठा रहा है, जिसका कलाकमा कर दिया गया था, हमारे बच्चे शहीद कर दिए गए जी, हमारे फौजी जवान शहीद कर दिए गए। और एक पार्टी जो पिछले 9 साल से KPK में स्याह सफ़ेद की मालिक है, वो कह रहे हैं कि जी क्या इसको कहते हैं, इनसे मुज़ाकरात किए जाएं। तो गुजारिश ये है कि जहां तक KPK गवर्नमेंट का ताल्लुक है, पहली बात ये आती है कि क्या उन्होंने अपने फ़राइज़ जो थे थ्रू एपेक्स कमेटीज़, उसकी आउटपुट क्या थी, उन्होंने क्या किया। जहां तक विफाक की आपने बात की है, इस मुल्क में मुनीब साहब बुनियादी तौर पर एक पावर पॉलिटिक्स हो रही है, एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया गया, खुसूसन अप्रैल के बाद। हालांकि इमरान खान साहब को आईनी तरीके से रुखसत किया गया है। और आप देखिए कोई भी कौमी इशू होता है,
कोई भी कौमी मसला होता है, उनकी इमरान खान साहब की एक वाज़िया लाइन होती है कि जी मैंने इनके साथ नहीं बैठना। क्यों नहीं बैठना? ये चोर है, ये डाकू है। वो इनका अभी तक गर्दान खत्म होने में नहीं आ रही है। हाउएवर, आफ्टर हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूं कि ये जो दहशत गर्दी का फरीद है, इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, गवर्नमेंट को, फौज को और तमाम जो मकतबा फिक्र के लोग हैं, उनको बैठना पड़ेगा सर जोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त एक नहीं, सियासी चैलेंजेस भी हैं, मुआशी चैलेंजेस भी हैं, और ऊपर से ये दहशत गर्दी है। हमें अपनी नाक से आगे देखना होगा और अपने जाती मफादात से पुश डालकर। भाई साहब, आप मोहतरम हैं, लेकिन सर अपनी नाक से आगे वफाकी हुकूमत भी देखे। आप एक चीफ मिनिस्टर को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर, जहां वो उस सूबे के अंदर भत्ताखोरी हो रही है, भत्ते की पर्चियां आ रही हैं, दहशत गर्दी ने सर उठाया है। मैंने दोबारा अर्ज करूंगा कि वहां पर शायद ऑपरेशन होम भी, वहां के चीफ मिनिस्टर को आप एंगेज ही नहीं कर रहे। आप बुलाएं, वो ना आए तो और बात है। अगर वो पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या अदब इस्तेकाम को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपको किसको सर्व कर रहे हैं? आप भी कोई नेशनल इंटरेस्ट सर्व तो नहीं हो रहा कि एक ऐसा सूबा जिसके अंदर ये मामला अब दोबारा सर उठा रहा है, आप उसके चीफ मिनिस्टर को ही ना बुलाए? ये भी तो बहरहाल में तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि ये एक ऐसा इशू है जिस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान अगर है तो हम भी हैं, हमारी शनाख्त है और हमारी एक शारक है, पाकिस्तान ज़िंदगी है। तो मैं तो अर्ज कर चुका हूँ कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने तमाम सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर, ज़ाती मफादात से बालातर होकर पाकिस्तान की खातिर इस मसले को हल करना चाहिए। ठीक है, मैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, शोएब शाहीन साहब भी हमारे साथ हैं। न्याजी साहब, ये क्योंकि अभी जाहिर बात है पॉलिटिक्स साइड, मैं सिर्फ अभी ये बात कर रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत का अपना नुक्ता नजर है या उनका एक अपना तरीकाकार है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो गई, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बुलाया जाता, बुला ले और वो ना आए, वो एक और बात है। वो चले बैड ऑप्टिक्स उनके लिए क्रिएट हो गए, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर यहाँ वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस होगी और बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में वो जो एक मुज़ाकरात की एक पॉलिसी थी कुछ अर्सा पहले चली, उसके अंदर पता नहीं किस किस ने हिस्सा डाला, वो बैकफायर कर गई। लेकिन वफाकी हुकूमत, क्या आपको लगता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर जब बैठती है, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठते हैं, तो क्या उस सूबे के वजीर आला को भी नहीं बुलाना चाहिए जिस सूबे के अंदर भत्ताखोरी के लिए पर्चियां आ रही हैं दहशत गर्दों की जानिब से, जिसके वुज़रा मजबूर हैं भत्ते देने के ऊपर, जहां पर दहशत गर्दी सर उठा रही? मुनीर साहब, यकीनन बुलाना चाहिए। वो बड़े अहम सूबे के, और जिस सूबे में इस वक्त जो है, इस वक्त 70 to 80% जो दहशत गर्दी है कन्फाइंड टू केपी। जब एक सूबा जो है जो दहशत गर्दी की साथ में है, और फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब आपने डिस्कशन ही, उसका मेजर पार्टी पाकिस्तान जो इस अफरीद के अंदर फंस हुआ है और जो गिरफ्त में आ चुका है इस दहशत गर्दी की, तो इसको फाइट आउट करने के लिए तो मीटिंग हो रही थी। एक मेजर दो ही तो इश्यू थे, एक आपकी इकोनॉमी जो अब तक मईशत, और दूसरा दहशत गर्दी। देखिए, मुझे नहीं पता कि असल सूरत हाल क्या है। फवाद चौधरी साहब ने चंद दिन पहले कहा पहली मीटिंग के बाद कि जी सूबा जो केपी है उसकी जो चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया, बड़ा अलार्मिंग था। लेकिन कल ही ख्वाजा आसिफ साहब ने, मेरे ख्याल में शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में खुद सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमने बुलाया है और वो नहीं आए। अब मुझे ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि आया जो असल जो है वो फीड या जो खराबी जो है वो किस जगह पे है। आया केपी के उसको वजीर आला ऑथेंटिक है कि नहीं बुलाया गया, या ये ऑथेंटिक है कि बुलाया गया और वो नहीं आए? क्योंकि एक डिफेंस मिनिस्टर जब इस तरह जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। नंबर दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का मसला यह है कि उनको दूसरे की आंख का तिनका तो वो पता नहीं होता है या नहीं होता, लेकिन वो डाल के भी देख लेते हैं, लेकिन अपनी आंख का शहतीर नजर नहीं आता। इसी तालिबान के ऊपर उनके अपने जो बयानात हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं, बड़े डेंजरस हैं। मसलन अब वो तालिबान को मलफूफ अंदाज में जिस तरीके से मैसेज दे रहे हैं और साथ कह रहे हैं जी कि उनके जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं जी उनकी सिर्फ एक ही बंदे के ऊपर ट्रस्ट है, या एक ही बंदे के साथ उनका एक रेपो है, और खुद भी वो कह रहे हैं जी मैं ही था जो अफगानिस्तान के अंदर अमरीकियों के
मुज़ाकरात करवाए, इनको हैंडल किया, सब कुछ किया। अब ये सूरत हाल जो है बड़ी पेचीदा हो चुकी है, क्योंकि हुकूमत अफगानिस्तान जो है वो उस तरीके से उनको रिजॉल्व शो नहीं कर रहे। तो ये जो दहशत गर्दी जो है ये केपी में वापसी तो है नहीं, पिछले 1.5-2 साल से घुसी हुई है और 1.5-2 साल से पत्ता दे रहे हैं, जब इमरान खान साहब की हुकूमत ऊपर नीचे जो है पूरी कुव्वत से मौजूद थी। तो ये सूरत हाल जो है बहुत ही अलार्मिंग है और मेरा ख्याल है कि इसके अंदर असल तो पहले हकायक पता चलनी चाहिए कि क्या हकीकत है, और वफाकी हुकूमत ने अगर कोई लगे तो उससे जो है उसका फवाद चौधरी साहब का इल्जाम पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़ीर आला को नहीं बुलाया गया। डिफेंस मिनिस्टर रियासी साहब फरमा रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं बुलाया और वो नहीं आए। ये बात भी, इसका भी सामने आना चाहिए। मैं यहाँ एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रिगेडियर हारिस साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारी रहनुमाई की। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मैं शोएब शाहीन साहब से स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि एक कानूनी मामला है जो इलेक्शन कमीशन का सिलसिला चल रहा है इमरान खान साहब के हवाले से। क्या इमरान खान साहब को यह सिलसिला खुद ही खत्म नहीं कर देना चाहिए कि एक गैर मशरूत माफी मांग ले और सिलसिला वहां पर रुक जाए? एक ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और साथ ही एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शोएब शाहीन साहब, जारी बात है बहुत से मामलात, हमारी सियासत भी अब अदालती फैसलों से और इलेक्शन कमीशन के फैसलों से जुड़ी हुई है, लेकिन अगर एज अ लॉयर, एज अ लीगल एक्सपर्ट अगर आप रहनुमाई करें और अगर इमरान खान साहब को इस पर आप एडवाइस करें एज अ लॉयर अगर करें, तो क्या ये मामला खत्म नहीं कर देना चाहिए? इलेक्शन कमीशन ने नोटिस अगस्त में इशू किया और उन्होंने पहले कहा जी इमरान खान साहब ने तकारीर के अंदर बड़ी गैर नामुनासिब जबान इस्तेमाल की है, तो क्या ये मामला इतनी इसकी ये तूल पकड़नी चाहिए थी, या इमरान खान साहब के जो लीगल एडवाइजर है उनको नहीं कहना चाहिए कि इस मामले को खत्म करें, आप ये अपने खिलाफ एक इन एडिशन टू अदर मैटर्स आप एक ऐसा मामला लेके चल रहे हैं जिससे शायद किसी को कोई फायदा हासिल नहीं होगा? मुनीर फारूक साहब, ख़त्म तो कर देना चाहिए। अगर हमसे कोई पूछे तो हम यही कहेंगे ख़त्म कर दें, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने आप को एक्सपोज किया है। आप पिछले 9 महीने के इश्यूज़ उठा लें, कोई भी इशू है, मसलन आप फॉरेन फंडिंग वाला केस उठा लें, हनीफ अब्बासी इमरान खान वाले केस में ये डायरेक्शन है कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अकाउंट्स इकट्ठे चेक किए जाएँ। चलें, आपने 8 महीने पहले एक पार्टी के ख़िलाफ़ फैसला दे दिया, बाकियों के आप चेक तो करें, स्टार्ट तो करें, उसको आप हाथ नहीं लगा रहे। दूसरी तरफ हम आते हैं तोशा खाना में तो जो अंडर द रूल्स जिसने सब कुछ लिया, अखलाकी तौर पर गलत सही हम उसमें नहीं जाना चाहते, उसको तो आपने डिसीट भी कर दिया, उसको पावर्स ना होने के बावजूद आपने मैटर प्रोसिक्यूशन के लिए बाद में भेजा और नाअहल पहले कर दिया, फिर आपने उसको पार्टी सदारत से हटाने के लिए भी नोटिस दे दिए। अब उससे बाद आगे जाते हैं बल्दियाती इलेक्शन या ज़िमनी इलेक्शन। बल्दियाती इलेक्शन कराची और हैदराबाद के तमाम तर मुखालफतों के बावजूद कई दफ़ा आपने अर्जन किए। इस्लामाबाद में जो इनके अपने मुस्लिम लीग नून की जो हमारे यानी जो PTI के मुखालफीन हैं वो भी इस बात को एडमिट करते हैं कि जी इलेक्शन होना चाहिए। आप उस इलेक्शन को सिर्फ मिनिस्टर्स के कहने पे या गवर्नमेंट के कहने पे, जो लॉ भी नहीं बना उसके कहने पे आपने उसको एडजन कर दिया और उसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए आपने कहा जी बल्दियाती इलेक्शन हम रोक देते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट में ये अंडरटेकिंग देकर आए थे और डेट फिक्स थी और सब कुछ कंप्लीट था। तो बातें ये हैं कि जब आज वो ख़त्म करते हैं खान साहब, और फिर बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट की पावर्स ही नहीं है। यही वजह है कि हाई कोर्ट्स ने इसमें स्टे भी दे रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ठीक है आप प्रोसेस करें बट फाइनल ऑर्डर विल नॉट बी पास्ड। तो क्वेश्चन ये आता है कि सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा सर कि वो कोर्टों में नहीं जाने चाहिए, नहीं है कंटेम्प्ट का, ये तो नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है फैसला गलत, फैसला आने तक ने रोक सकते हैं, लेकिन इख्तियार की बात तो नहीं की उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसलों को बरकरार रखा। हाई कोर्ट में ये मैटर सब जुडिस है कि लॉ के तहत उनके पास पावर्स नहीं है, इसलिए उसको प्रेमाफशाई एक लफ्ज़ कहा, देयरफॉर उन्होंने उन प्रोसीडिंग्स को रोक दिया है कि फाइनल ऑर्डर नहीं पास करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर्स को फाइनल अथॉरिटी दे दी कि मैटर सब जुडिस है, ये इंटरम ऑर्डर है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते, तो इसलिए आपको फर्दर कोई स्टे नहीं है। लेकिन ये उन्होंने सिर्फ क्लैरिफाई या वर्बल ऑब्जर्वेशन दी कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उन्होंने भी आपको फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। तो फॉर द टाइम बीइंग बात ये नहीं है, बात ये है कि खान साहब उसको ख़त्म कर दें, लेकिन आगे जो उनकी सीरीज़ ऑफ इलीगलिटीज़ हैं
जिसमें फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना, जिसमें बाकी चीज़ें, उनको जब एतराज़ करते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, या तो ये होता ना कि ये मेरिट पे अपने आप को वाकई एक बात है साहब, इस पे रहनुमाई फरमाइएगा। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन के पास कंटेम्प्ट का इख्तियार है, ये तो डिबेटेबल बात नहीं है, लेकिन अगर उनकी इलीगैलिटीज उन्होंने मुख्तलिफ फैसलों में या अपने बहुत से मामलात में कमिट की भी है, तो क्या ये किसी सियासी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन से है और फिर जारी बात है इलेक्शन सियासी जमातें लड़ती हैं, क्या अगर कोई इदारा फॉर दैट मैटर इलेक्शन कमीशन कोई इलीगैलिटी कमिट कर रहा है, क्या किसी सियासी जमात, कोई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई हो, जेयूआईपी हो, क्या उसके पास ये लाइसेंस आ जाता है कि क्योंकि उन्होंने ये इलीगैलिटीज कमिट किया है लिहाजा आप उन पर झूठे इल्जामात या झूठे सच्चे इल्जामात तकारीर के अंदर लगाना शुरू कर दें? अगर आपके पास वाकई एविडेंस है उनकी बायस का, और ये कि उन्होंने वाकई किसी से पैसे लिए हैं, किसी को वो फेवर कर रहे हैं किसी के कहने पे, तो या तो एविडेंस प्रोवाइड कीजिए। ये अगर हम सिलसिला शुरू कर दें तो फिर ये सिलसिला, दूसरा आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये तो फिर इससे कोई इदारा नहीं रहे बचेगा नहीं। ये तो फिर कल अदालतें हैं, उनके हवाले से भी कहा जाएगा, और ये एक्सरसाइज की भी गई है। पहले अदालतों के फैसले आए और लोगों ने उन जलसों के अंदर उनको बुरा भला कहा, जजेस के बारे में क्या कहा, फिर ना अहलियां भी भुगती। अगर इमरान खान साहब ये कर रहे हैं तो उससे क्या इंप्रेशन जाएगा? मुनीफ साहब, पहली बात तो यह है कि ये जो कंटेम्प्ट की इनकी पावर्स है ना, उसी पे ही अंडर डिस्कशन है कि कंटेम्प्ट की पावर्स सिर्फ एग्जीक्यूशन ऑफ देयर ओन जजमेंट्स या ऑर्डर्स की हद तक है। ये दे आर नॉट दी कोर्ट, देयरफॉर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स इन इट्स ट्रू स्पिरिट एंड लेटर ये नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते। ये है बेसिक क्वेश्चन पहला। दूसरी बात यह है कि ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन बात यह है कि जहाँ उनकी इलीगलिटीज सिर्फ नहीं है, उनकी मेलाफाइटी और फेयरनेस जो है वो सामने आ गई है। जहाँ उनकी इम्पार्शलिटी होनी चाहिए थी, उनकी पार्शलिटी सामने आ गई है। तो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी को जुडिशल कौंसल में जाना चाहिए, उनको हटाने जाने का तरीक़ाकार के मुताबिक आगे प्रोसीड करना चाहिए। अगर उनके पास जो एविडेंस है, इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान होता है, उसको साबित करना ज़रा मुश्किल होता है। तो लेकिन मैं कहता हूं कि उसके लिए इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए ताकि इनको हटाया जा सके। लेकिन असल बात यह है कि जो आइनी इदारे हैं, अगर अपनी हुदूद में रह के इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन और इम्पार्शल नहीं रहेंगे तो उनकी रिस्पेक्ट ख़राब होगी। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो वो फिर एतराज़ भी करेगी, उनको एतराज़ का हक भी है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सामने रखें, फंडामेंटल राइट्स को सामने रखें, तो वो हर एक चीज़ से ओवर एंड अबव हैं। लेकिन ये भी कोई बात नहीं है कि हम खामखा का इल्ज़ाम लगाना शुरू करते हैं, खा कोई भी हो। लेकिन अगर आपका सीरीज़ ऑफ एक्ट्स ये साबित करते हैं, ऐसे फैक्चुअल चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि जब आप सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के कहने पे अगर आप एक पार्टी को कॉर्नर कर रहे हैं, खा वो हुकूमत के कहने पे या एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, और एक पार्टी को या एक शख्स को कॉर्नर कर रहे हैं, खा वो बैलेंसिंग एक्ट के जरिए हो या किसी और वजह से हो, तो नेचुरली फिर उसका जो है रिएक्शन आता है। और वो रिएक्शन हमेशा इसी सूरत में आता है कि ज़ाहिर है वो पॉलिटिकल पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेगी, प्रेस रिलीज जारी करेगी या अपना मिसट्रस्ट शो करेगी, और यही वो तरीक़ाकार हो सकता है। लेकिन मेरी राय यह है कि उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए, वो सारे फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस लेके जाने चाहिए। बता दिया हमें, ये बड़ी दुरुस्त बात की। अगर वाकई का इलेक्शन कमीशन का मामला खराब है तो फिर कानूनी मामला यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाया जाए। लेकिन एक बात जो उनके ओपिनियन से हमारे सामने आई कि फिर अगर साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब के ऊपर इल्जामात हैं और उस वक्त की अदलिया के सरबराह के ऊपर इल्जामात है कि उन्होंने एक सियासी जमात के सरबराह को कॉर्नर किया, फैसले दिए, फिर क्या उस चीफ जस्टिस के खिलाफ या उन मौजूद जज साहिबान के खिलाफ जब जलसों में बात की गई, तो क्या उन बातों के ऊपर अगर किसी को कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुआ और फिर नाअहली हुई तो क्या वो गलत हुई? क्योंकि ये अगर कह दिया जाए कि जी वो सुप्रीम कोर्ट थी, ये इलेक्शन कमीशन है, वहां पर आप तौहीन नहीं कर सकते, यहाँ पर आप तौहीन कर सकते हैं, यानी आप किसी पर झूठे सच्चे इल्जामात लगा दें, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करें, लेकिन आप पर कोई हर्फ नहीं आएगा, कोई आपसे सवाल नहीं पूछ सकता। एक कानूनी मामला है जिसकी तरफ शोएब शाहीन साहब ने इसकी रहनुमाई हमारी की है। इसके ऊपर सियासी एस्पेक्ट भी है। मैं चाहूंगा जरा न्यायी साहब से और किरमानी साहब से और शोएब शाहीन साहब से वो भी डिस्कस करें। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही
एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। न्याई साहब, ये बात शोएब शाहीन साहब की अपनी जगह, उसके अंदर वजन भी है कि इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्डक्ट रहा है उसके ऊपर भी सवालात है और वो जायज सवालात है। लेकिन क्या अगर ये सिलसिला शुरू हो जाता है और इलेक्शन कमीशन ने, अब जैसे तोशाखाना वाला मामला है उसके ऊपर भी ये बात मैं शोएब शाहीन साहब से एग्री करता हूं कि प्रीमेच्योरली इमरान खान साहब को उन्होंने जो डिस्क्वालीफाई किया फॉर द टाइम बीइंग, ट्रायल होता उसके बाद फैसला आता वो एक और बात थी। ये बात तो मैं समझता हूं, मैं शेयर करता हूं उनका ये ओपिनियन। हाँ, मेरा जो मौकफ है थोड़ा सा, जो मेरी अपनी एक जाती राय है बहसीयत काम पाकिस्तानी के, कि किसी के पास ये लाइसेंस नहीं है कि अगर कोई इदारा वो कोई उससे अग्रीव्ड है तो उसके खिलाफ फिर चढ़ाई कर दो और फिर उनको झूठे सच्चे इल्जामात लगा दें और फलाना कहें। बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में तो बड़े बड़े नाजेबा गुफ्तगू की गई है। ये सिलसिला, इसको टर्न अराउंड कैसे कर सकते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को छोड़ देना चाहिए कि यार ठीक है, कोई करता रहे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करें, या इमरान खान साहब को इस सिलसिले को यहां पर खत्म कर देना चाहिए और माफी मांग ले ताकि ये सिलसिला खत्म हो? मुनीफ साहब, पहली बात तो है कि इमरान खान साहब एक दफा इलेक्शन कमीशन से अपनी किसी गुस्ताखी पे बाकायदा माफी मांग चुके हैं, और ये भी है कि पहली माफीनामा उनका उनके वकील ने पेश किया तो इलेक्शन, उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, जो ये नहीं थे, इनसे पहले वाले थे, उन्होंने कहा नहीं वो अपने हाथ से लिख के दे। चुनाचे उन्होंने वो माफीनामा अपने हाथ से लिख के इलेक्शन कमीशन में जमा कराया और वो आज आप वीडियो गूगल करें आपके पास आ जाएगा। दूसरा बात यह है कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि शाहीन साहब जैसे जय्यत, जिनको मैं समझता हूँ कि हकीकत है कि बड़े मैन ऑफ प्रिंसिपल है, लेकिन जब मुझे इमरान खान साहब पर जो गुस्सा है तो मैं कंप्रोमाइज कर जाऊंगा, इमरान खान साहब के खिलाफ खामखा चीजें ढूंढूंगा या किसी के हक में जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें वायलेट करूंगा। मुझे बताएं कि कोई कंपैरिजन बनता है कि 2014 का केस जो है वो आप चला रहे हो और आपने उसके लिए सारे जतन कर लिए उसको रुकवाने के लिए। 23 के करीब जो है उसके खिलाफ पटिशन हुई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन के अंदर उस केस को रुकवाने के लिए। उसका बिल आखिर फैसला आया 8 साल या 9 साल के बाद। तो आज भी कंप्लेंट है कि नहीं जी 2019 में, पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैलिफाइड इंटेंट थी जो 2019 में तहरीक इंसाफ ने केसेस किए, लेकिन ये भी उस केस को इम्पीड करने के लिए, उसके रास्ते में रुकावटें बनाने के लिए इन्होंने 2019 में ये की। और इसी को मेरा ख्याल है वकालत में, मैं तो वकील नहीं, आप सारे दोनों बहुत पाए के जो है एक कानूनदान बैठे हो, तो ये इसी को कहते हैं मैलिफाइड इंटेंट। इसी से कोई उसके लिए ये तो नहीं होता, कोई मेजरमेंट को फीता नहीं होता जिसमें मेजर करते हैं क्या इंटेंट है। दूसरी बात यह है जी कि इमरान खान साहब जो है एक हदीस मुबारका सुनाते हैं और वो ये सुनाते हैं कि हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसका एंड किया है, क्योंकि पूरे 22 करोड़ लोगों को एज़बर हो चुकी है कि उन्होंने कोई 2,500 दफा ये मुख्तलिफ इंटरव्यूज में और जलसों में सुनाई है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी के इल्जाम में पकड़ी जाती तो मैं उसको भी सजा देता। किसी कुरैश के सरदार का आया था जब सवारिश आई थी तो बात यह कि क्या इमरान खान साहब जो है अबव द लॉ है? ये इसी सुप्रीम कोर्ट, अब तो सारी चीजें सामने आ गई है कि अभी भी उनको नहीं पता चलता कि जी न्यारी सर्विसेज लिमिटेड को और पानामा को जो एक ही वक्त में सामने आई और दोनों का लेदर ट्रीट किया गया, लॉ ऑफ इक्विटेबल जस्टिस अप्लाई किया गया, नवाज शरीफ साहब को इस बात पे डिस्क्वालीफाई किया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे उनको लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई नहीं किया जिसके लिए ट्रायल होना है, उसके लिए उन्होंने बाकायदा कोर्स, लीगल कोर्स ऑफ जो ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस लॉ है उसको अप्लाई किया गया। नवाज शरीफ को आर्टिकल 10 ने जो फंडामेंटल राइट्स में उनको गारंटी करता है वो नहीं मिला, मॉनिटरिंग जज मिले, कोई ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ, जिसके लिए हर पाकिस्तानी को जो अवेलेबल है, जो आपका आर्टिकल 10A जो है आपको तो जी जी बिल्कुल ठीक है और उससे पूरा की पूरा स्पाइस जो सामने आता है। अच्छा, दूसरी बात यह जी कि आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जितनी कुछ बोलते हैं, मुझे पता है उसे किया क्या है। चलो उसे फैसले उसके अंदर होंगे, आपके पास अपील है, आप हाईकोर्ट में चले जाते, हाईकोर्ट बता देता है इलेक्शन कमीशन ने, ये सारे लोग करते हैं, सेशन कोर्ट की अपील हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। एतमाद का सर फुकदान है मेरे ख्याल में, वो इसमें क्या बात है कि आप उसके बाद प्रॉब्लम यही है मेरे पास वक्त थोड़ा, मैं चाहता हूँ जरा मैं किरमानी साहब का व्यू ले लूं। बिल्कुल ठीक है, मैं जरा किरमानी साहब का व्यू ले लूं। मैं सर जरा किरमानी साहब का व्यू लूं। किरमानी साहब जरा थोड़ा सा बता दें कि जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है, क्या इलेक्शन कमीशन को भी यहाँ जरा बड़े दिल का मुजाहरा नहीं करना चाहिए कि ठीक है जी तौहीन वाला मामला है, इसको जरा छोड़ दें? देखिए मुनीफ साहब, आप फैसला कर लें फिर इस मुल्क में
कि क्या कानून और आइन पर अमल करना है या फिर आपने कोई नरमी इख्तियार करनी है, फिर ठीक है, फिर सबको एक ही लाठी से हाँक दें। अगर तो रूल ऑफ लॉ की बात इमरान खान साहब करते हैं तो फिर रूल ऑफ लॉ तो यही कहता है कि जो कानून का फैसला उसका एहतराम किया जाए। दूसरी मैं यहाँ ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो तोशा खाना और ये कहते हैं दूसरा फॉरेन फंडिंग का, भाई फॉरेन फंडिंग का केस तो इनके अपने बानी रुकन जो थे अकबर एस बाबर, उन्होंने केस को कहते हैं उसको किया, इन्होंने लटकाए रखा, उसके बाद एक फैसला आ गया। तोशा खाने की जहाँ तक बात है उसका खरीदार भी सामने आ चुका है, जिसने खरीदा और जिसने फरोख्त किया भी सामने आ चुका है। ये तो ओपन शट केसेस हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। असल चीज है रूल ऑफ लॉ। आज इमरान खान ने बड़ी बात की है रूल ऑफ लॉ की, तो भाई फिर जो रूल ऑफ लॉ है, जो अदालतों के आइन के जो फैसले हैं इलेक्शन कमीशन, उनको मानो। जिन फैसलों पे तुम्हें एतराज है, जब ज़िमनी इलेक्शन तुम जीत जाते हो वो अच्छा इलेक्शन कमीशन है, फिर उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन उसके बाद आप उसको मिलाइन करना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये वो जो सदमा है ना जिसका उनको अभी तक वो इक़्तिदार से जो महरूम हुए हैं सदमे से बाहर नहीं आ रहे, और झूठे इल्जामात की एक सियासत है, एक वतीरा है तहरीक इंसाफ का, जिस पर वो चलो ठीक है। मैं मेरे ख्याल में इस पोलराइजेशन होना चाहिए। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।